हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से ऊंची उड़ान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हाजिर हूँ फिर से एक बार लेकर के आपके लिए करंट अफेयर का सीरीज, और वो करंट अफेयर जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, यानी कम समय में ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण बातें लेकर के हम आपके लिए लेकर के आते हैं। आपको पता होगा वन लाइनर हमारा क्वेश्चन रहता है, यानी कि वन लाइनर इसलिए हम इसका नाम रखे हुए क्योंकि इसमें हम सीधा क्वेश्चन और सीधे आंसर पे बात करते हैं। ज़्यादा गोल गोल घुमाने का काम नहीं करते हैं, ज़्यादा आपको दूर तक सोचने का भी काम हम नहीं करवाते हैं। सीधा सवाल सीधा आंसर, यानी दुश्मन अगर आपके सामने खड़े हो तो आपको आंसर मतलब आपको फायर करने के लिए सीधा फायर करना होगा, ना कि आप कहिएगा कि नहीं उधर फायर करके पहले उधर फायर करें पहले उधर करें फिर नहीं। आपको ट्रायल सेशन नहीं मिलेगा, सीधा बूम। वैसे ही समझ लीजिए कि आपको भी यहाँ पे सीधा सवाल सीधा जवाब, नो बकवास सीधी बात। कहने का मतलब सीधी बात, नो बकवास। कहने का मतलब एक क्वेश्चन आंसर अनेक, लेकिन सटीकता के साथ। तो चलिए ऊंची उड़ान इसी उम्मीद, इसी वादे, इसी सफलता के साथ आपके साथ जुड़ी हुई है, इसलिए आप उनका टैगलाइन भी देखेंगे, हमारी टैगलाइन भी देखेंगे, ऊंची उड़ान वादा सफलता का। तो चलिए हमारा आज का क्या क्या सीरीज़ है क्वेश्चन का और क्या क्या पैटर्न है हमारे क्वेश्चन का, उसको जानने का प्रयास करते हैं। कैसा रहेगा हमारा आज का सेशन वो हमारे पहले क्वेश्चन से पता चल जाएगा। ज़्यादा समय लेते नहीं हम आपके लिए, खाते खाते उठते बैठते बेड पर से भी आप उठे हों और आपको आँख खुले और आपके सामने आ जाए वीडियो, और आँख को जब तक आप सही तरीके से खोलेंगे तब तक आपके अंदर 2 4 10 सवाल चला जाएगा। इसलिए सुबह की शुरुआत आपकी बेहतर हो और कम समय में अधिक जानकारी हो, इसी प्रयास के साथ हम आपके साथ जुड़े रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला सवाल। आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या है सवाल? भारत की पहली, याद रखिए, भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन, भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन टाटा एयरबस द्वारा, यानी कि टाटा और एयरबस द्वारा किस राज्य में स्थापित किया गया? यानी ये दो समूहों को मिलाकर के, एक टाटा समूह और एक एयरबस के द्वारा, इन दोनों को मिलाकर के मेक इन इंडिया पहल के तहत कर्नाटक के कोल्हार में पहली निजी स्वामित्व वाली हेलीकॉप्टर असेंबली, अभी हम बात करते क्या है ये, इसकी सुविधा स्थापित की गई है। ये किस राज्य में? तो ये कर्नाटक राज्य में। भारत के जो एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, भारत के जो एयरोस्पेस है उसको विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दो कंपनियों ने मिलकर के, टाटा और एयरबस ने, मेक इन इंडिया के तहत जो है वह एक प्रोग्राम लाया है। इस संयंत्र में एयरबस H125 का निर्माण किया जाएगा। याद रखिए, एयरबस H125 का निर्माण किया जाएगा जो एकल इंजन वाला होगा। यानी एकल इंजन वाला होगा तो काफी हल्का होगा, इसलिए देखेंगे लिखा होगा एकल इंजन वाला हल्का उपयोगिता वाला हेलीकॉप्टर है, जो वर्तमान में अभी फ्रांस में, मतलब ऐसा जो अभी एयरबस है ये फ्रांस, अमेरिका, ब्राजील में है, उसी तरह का भारत में भी ये प्लांट लगाया जा रहा है। एयरबस प्रमुख यूरोपीय एयरोस्पेस कंपनी है। एयरबस जो है, एयरबस क्या है? तो आप टाटा सबूत तो जानते होंगे भारत का है, लेकिन एयरबस क्या है? तो एयरबस एक यूरोपीय एयरस्पेस कंपनी है जो वाणिज्यिक और सैन्य विमान बनाती है, अंतरिक्ष प्रणाली में भी अपना ये काम करती है और प्रणोदक प्रणाली के साथ साथ मिसाइल एवं रक्षा के कई अन्य क्षेत्रों में भी काम करती है। इसका जो मुख्यालय है वो फ्रांस का ब्लागनेक शहर है, वहां पर है। तो कह सकते हैं कि भारत ने अपने इस निजी हेलीकॉप्टर असेंबली को बनाने के लिए टाटा समूह को एयरबस के साथ टाई अप किया है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम इस सेक्टर में काफी डेवलपमेंट देख पा रहे हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा, एक कॉल है, थोड़ा सा 1 मिनट। चलिए, हाँ सॉरी। तो आइए, तो क्या ये समझ में आ गया सबको? आपको क्या ये बातें आपको समझ में आ गई? क्या आप ये क्लियर कर लिए होंगे? तो ये भारत का क्या है? पहला निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन होगा, जो मतलब हल्का हेलीकॉप्टर बनाएगा, जो कि आराम से क्या कर सके कि इजिली टेक ऑफ कर सके, इजिली कहीं भाई पहुंचाया जा सके, एकल इंजन वाला बनाया जा रहा है। अब इसमें एक शब्द आया था मेक इन इंडिया। आप जानते होंगे 2014 में जिस समय बीजेपी की सरकार बनी थी, 25 सितंबर के आसपास का टाइम था, उस समय भारत में
मेक इन इंडिया मतलब हो गया कि हम भारत के सामानों को, भारत के प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देंगे और भारत में बने हुए प्रोडक्ट को ही हम ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देंगे। उसी के तहत भारत में मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को मेक इन इंडिया को क्या किया गया, शुरू किया गया। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्रवाह दर्ज किया गया, यानी कि कितना बिलियन डॉलर जो है भारत में एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कि भारत में हुआ कितना था। तो ये अगर हम बात करेंगे बिलियन डॉलर में तो 81.04 बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से हुआ। अब सवाल आता है कि है क्या, थोड़ा समझिए। किसी भी देश के व्यक्ति या कंपनी के द्वारा, मतलब अब कोई भी देश की कंपनी को समझिए या किसी देश की व्यक्ति को समझिए, जब दूसरे देशों में जाकर के अपना बिजनेस करता है तो बिजनेस गतिविधियों को करने के लिए उसे निवेश करना होगा। एक छोटा सा एग्जांपल आपको हम बताते हैं। आप जिस शहर में रह रहे होंगे, आप जिस जगह पे रह रहे होंगे, आप कहीं बाहर जाइएगा तो आप किसी राज्य में जाकर के आप जमीन खरीदिएगा, घर बनाइएगा, तो आपको निवेश करना होगा। या सोचिए आप वहां पर कंपनी लगा रहे हैं, सोचिए आप वहां पर कोई दुकान खोल रहे हैं, एक सिंपल सा लाइन समझिएगा, तो आपको निवेश करना होगा ना। तो ऐसे निवेश को हम इसी को देश वाइज समझ लीजिए आप। तो क्या होगा कि वो निवेश करेगा, तो उस निवेश को क्या नाम देंगे, प्रत्यक्ष विदेश। अब जब विदेश की कंपनी भारत आके करेगी तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, या भारत की कंपनी दूसरे देशों में जाके करेगी तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इससे क्या होगा कि कंपनी का डेवलपमेंट होगा, साथ साथ देश का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि वो रोजगार के अवसर देंगे। अब इसमें दो तरह का निवेश होता है, एक को बोलते हैं ग्रीन फील्ड और एक को बोलते हैं ब्राउन फील्ड। यानी जो प्रत्यक्ष निवेश होता है, निवेश जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है जिसको ग्रीन फील्ड निवेश कहते हैं और एक को कहते हैं ब्राउन फील्ड। अब सवाल आता है कि सर ग्रीन फील्ड प्रत्यक्ष निवेश क्या है और ब्राउन फील्ड निवेश क्या है, जरा समझिए। जब कोई विदेशी कंपनी भारत में या किसी भी देश में निवेश करेगा तो क्या करेगा, दो तरह का होगा। एक क्या करेगा, सीधा कोई कारखाना जाएगा, नया सेटअप कर देगा, कहीं गया और नया अपना इंडस्ट्री लगा दिया, कहीं गया और अपना पूरी तरह से पूंजी को ले जा करके पैसे जमीन खरीदा, अपना इंडस्ट्री लगाया और वहां से रन करवाना शुरू कर दिया। यानी जब भी कभी कोई निवेश नए कारखाने द्वारा स्थापित करके होगा तो इसे आप ग्रीन फील्ड कहेंगे। और एक क्या होगा, जब कंपनी आई और कंपनी सीधा निवेश ना करके वो किसी कंपनी के साथ टाई अप कर लिया या किसी कंपनियों को टेक ओवर कर लिया, तो उसको क्या कारखाना लगाना पड़ा, तो कहिएगा नहीं। ऐसे फील्ड को बोलेंगे ब्राउन फील्ड। यानी निवेश, प्रत्यक्ष निवेश दो तरह का होता है, ग्रीन फील्ड प्रत्यक्ष निवेश और ब्राउन फील्ड प्रत्यक्ष निवेश। यानी जब कोई विदेशी कंपनी भारत में नया कारखाना स्थापित करने की जगह पे पहले से चल रहे कंपनियों के साथ टाई अप कर लेगा या चल रहे हिस्सेदारी को खरीद करके अधिग्रहण करके उसे प्रबंधन करेगा, तो ऐसे को हम लोग ब्राउन फील्ड कहेंगे। यानी ब्राउन फील्ड और आपको ग्रीन फील्ड मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। जल्दी से बताएं क्या मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ग्राउंड फील्ड और ग्राउंड फील्ड बोल रहे बार बार, ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड। अब सवाल आता है कि कितना रहा निवेश। सुनिए, 2025 में सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी 19% सेवा क्षेत्र को पड़ा, मतलब सबसे अधिक एफडीआई जो हुआ वह सेवा क्षेत्र में हुआ और सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक हुआ। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में 16% और फिर ट्रेडिंग वगैरह में 18%, हमें 8% देखने को मिला। सेवा क्षेत्र में एफडीआई पिछले वर्ष में 6.64 बिलियन था, जो कि अमेरिकी डॉलर से 40% से बढ़ करके 9.35 बिलियन डॉलर हो गया। मतलब सबसे अधिक खर्च जो हुआ वो सेवा में हुआ। सबसे अधिक किसमें, सेवा में निवेश हुआ, और सेवा में निवेश जो हुआ वो लगभग 19% के आसपास हुआ। वित्त वर्ष 2024-25 में एफडीआई इक्विटी प्रवाह में महाराष्ट्र में सबसे अधिक हुआ निवेश, 39% सबसे अधिक जो निवेश हुआ वो महाराष्ट्र में हुआ। फिर उसके बाद कर्नाटक में 13% और दिल्ली में फिर 12% हुआ। और अगर हम बात करें किस देशों ने सबसे अधिक एफडीआई किया, तो सबसे अधिक सिंगापुर ने 30% हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे रहा, और उसके बाद मॉरिशस 17% और संयुक्त राज्य अमेरिका का 11% रहा। मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसको कहते हैं। और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दो प्रकार का होता है, ग्रीन फील्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और ब्राउन फील्ड प्रत्यक्ष निवेश। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि दक्षिण कोरिया में एक आयोजित हुआ था एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 3000 मीटर में स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो ये एक अपने भारत के हैं अविनाश सावले, उन्होंने ये जीता है। एशिया एथलेटिक चैंपियनशिप 3000 मीटर स्टीपल चेज प्रतिस्पर्धा में गोल्डन मेडल जीतने वाले 36 साल के एक खिलाड़ी हैं जिसका नाम है अविनाश सावले। आप देख पा रहे होंगे, इन्होंने 8 मिनट 20.92 सेकेंड में इन्होंने क्या कर दिया, यानी कह सकते हैं कि 8:20:92 में इन्होंने क्या किया कि लेकर के मतलब समय लेकर के उन्होंने पहला स्थान हासिल किया। और ये एशियाई चैंपियनशिप में इनका दूसरा पदक है, यानी इससे पहले उन्होंने 2019 में रजत पदक जीता था। और इससे पहले दीना राम 1989 का ही बात है,
इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत चुके थे, यानी कह सकते हैं कि ये दूसरे हो गए। इससे पहले इन्होंने एशिया चैंपियनशिप 2019 में भी क्या किया, पदक जीता है। और 1975 में हरवेल सिंह स्टीपलेस प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाले क्या थे, पहले भारतीय थे। क्लियर हो गया होगा, रजत पदक जीतने वाले और गोल्ड मेडल जीतने वाले दोनों का लिस्ट आपके सामने है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये काफ़ी चर्चा में ये विषय था, ये काफ़ी चर्चा में था, ये जो कुश मैनी है ये बहुत ज़्यादा चर्चा में थे। क्यों, जरा सुनिएगा, क्योंकि F2 मोनाको स्प्रिंट रेस जीतने वाले भारत के पहले ये बन गए हैं, पहले बने हैं कुश मैनी। आपको पता होगा कि रेसिंग होती है, F2 फार्मूला आप जानते होंगे, उसी फार्मूला रेसिंग में ये जीतने वाले भारत के पहले ये कुश मैनी बन गए हैं। यानी भारतीय मोटर स्पोर्ट के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि कुश मैनी ने फार्मूला रेस 2 यानी फार्मूला 2 रेस में भारतीय ड्राइवर बन करके पहला इतिहास रच दिया पूरी दुनिया में। इन्होंने मई 2025 यानी 24 मई 2025 के ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिट रेस में जो मोनाको का हुआ था उसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल किया। डेक्स क्लास ऑयल टीम के तरफ से ये ड्राइव कर रहे थे, याद रखिएगा इसमें, ये डैम्स लुकास ऑयल टीम की तरफ से ड्राइव कर रहे थे। और मैनी ने 30 लैप्स की पूरी रेस में अपनी बढ़त बनाए रखी और मोनाको के जटिल स्ट्रीट सर्किट पर उन्होंने क्या कर लिया, जीत हासिल कर लिया। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, भारत के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक के लिए हमें सपोर्ट करिए, हम और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि आप प्रयास के सफलता की तरफ लेकर के चलने में हमारा बहुत ज़्यादा योगदान करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं आपके साथ, इसी उम्मीद, इसी वादे के साथ। ऊंची उड़ान, वादा सफलता का। थैंक यू।